हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी के कंप्लीट नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और ये हमारा वीडियो नंबर 1 है बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल टॉपिक्स इन वन वीडियो। इसीलिए पार्ट 1 में हम आधे टॉपिक्स कवर करेंगे और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे मैथ्स पेडागोजी में उसको पार्ट 2 में मैं कंप्लीट करूंगी, जिससे कि 2 वीडियो के अंदर आपका 15 नंबर का जो मैथ्स पेडागोजी पोर्शन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो इजीली समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। एंड अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं या आप चैनल पे पहली बार हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह से आगे एसएसटी या हिंदी या सीडीपी की भी वीडियोस आएंगी। इससे पहले ईवीएस की वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करिएगा। एंड इसकी पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं सभी का लिंक कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो की शुरुआत फाइनली। एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो से इस कंप्लीट वीडियो से आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो हम ये जितने 11 टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसको 2 पार्ट में हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि नेचर क्या है गणित का, मीनिंग क्या है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज क्या होती है गणित की। तो यहाँ से टॉपिक से और कभी कभी विदाउट जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, जैसे कि वेन हिले की थ्योरी नहीं दी हुई है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं अब शुरुआत अपने फर्स्ट टॉपिक से, फर्स्ट हमारे कंसेप्ट से। पहला कंसेप्ट हम मैथ्स के मीनिंग के बारे में जानेंगे। मैथमेटिक्स वर्ड से क्वेश्चन बनता है, मैथमेटिक्स वर्ड्स कहाँ से आया है? तो याद रखिएगा कि ये ग्रीक भाषा के मैथमा से आया है। कहाँ से आया है गणित? ग्रीक भाषा के मैथमा से लिया गया है। और इस मैथमा का मतलब होता है ज्ञान या फिर स्टडी या फिर लर्निंग। अगर मैथमा का मीनिंग पूछा जाए तो ज्ञान भी हो सकता है, किसी चीज की स्टडी हो सकती है या अधिगम भी हो सकता है, which includes the study of such topics as quantity, structure और space। तो क्या समझ में आया कि गणित ग्रीक भाषा के मैथमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अध्ययन या सीखना। और हम इसमें क्या सीखते हैं? मात्रा के बारे में, यानी क्वांटिटी का ज्ञान, किसी भी संरचना का ज्ञान या फिर आकृतियां या स्थान का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणित किसका अध्ययन है? तो याद रखिएगा, अगर आपके पेपर में इनमें से कोई भी ऑप्शन में आता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गणित को हम संख्या का अध्ययन मानते हैं, यानी कि यहाँ पे हम किस चीज की स्टडी करते हैं? नंबर्स की। आकार की स्टडी यानी शेप्स, या फिर क्वांटिटी या फिर पैटर्न। तो गणित जो है वो संख्या, आकार, मात्रा और पैटर्न का अध्ययन कहलाता है। गणित को सभी विज्ञान की रानी कहा जाता है बिकॉज विज्ञान के जितने भी विषय हम देखते हैं या उपविषय देखते हैं, हर एक क्षेत्र में गणित वहां पे होता है। तो इसीलिए जो गणित है उसको सभी विज्ञान की रानी माना जाता है। यह अन्य विषयों के आधार और संरचना के रूप में भी काम करता है, यानी कि अदर विषयों में भी आप देखेंगे, चाहे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई और विषय पढ़ रहे हैं, हर विषय में गणित आता है। इसीलिए गणित को सभी विज्ञानों की रानी माना जाता है। ठीक है, तो ये था मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। आगे बढ़ेंगे। एक और आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि भाई मैथमेटिक्स को किसका विज्ञान कहा जाता है? साइंस ऑफ नंबर, साइंस ऑफ स्पेस या साइंस ऑफ मेजरमेंट। देखो, आपके सीटेट में कई बार नंबर भी आया है, कई बार स्पेस आया है, कई बार मेजरमेंट आया है। तो तीनों अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। गणित को किसका विज्ञान कहा जाता है? इट इज अ साइंस ऑफ नंबर, संख्या का विज्ञान है। ये स्पेस का विज्ञान है, यानी कि जो आकृतियों का ज्ञान हम यहाँ पे लेते हैं उसका विज्ञान है। और इसके साथ साथ ये मेजरमेंट, यानी जो मापन कर रहे हैं, मापन का विज्ञान भी इसको कहा जाता है। क्वांटिटी यानी मात्रा का विज्ञान भी इसको कहा जाता है। अच्छा, अगर हम हिंदी की बात करें तो इन हिंदी वी कॉल मैथमेटिक्स एज गणिता। हम हिंदी में
क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स को, गणित बोलते हैं या गणिता इसको बोला गया है, विच मीन्स द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। अगर आपसे हिंदी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हिंदी में गणित को गणना का विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में गणिता का मतलब होता है गणना का विज्ञान। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट पे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं यही वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि गणित होता कैसा है, उसका नेचर क्या है। तो आपको मालूम है कि गणित हमें गणनाओं के माध्यम से क्या देता है, हर चीज का स्पष्ट उत्तर देता है। गणित के उत्तरों में कभी भी हमें किसी तरह का वहां पे संदेह नहीं होता है, जो भी आंसर्स होते हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं। इसीलिए गणित के ज्ञान को क्या कहा जाता है, हमारा जो गणित का जो भी ज्ञान है, जो हम नॉलेज लेते हैं वो एग्जैक्ट होता है। जैसे अगर मैंने 2+2 बोला तो 2+2 का आंसर आपको 4 ही मिलेगा। ये क्या है, एग्जैक्ट है। गणित क्या है, एकदम सही है, सटीक इसको कहा जाता है, एग्जैक्ट होता है गणित। सिस्टमैटिक होता है, बहुत व्यवस्थित है गणित, है ना। जैसे कोई भी रूल है, कोई भी फॉर्मूला है, वो क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से ही हम करते हैं। जो भी रूल्स होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। गणित क्या है, तार्किक है। तार्किक का मतलब है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को हल करना है तो आपको उसके लिए बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए, या मैंने आपको बोला कि माना एबीसी त्रिभुज है, ए 60 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, तो सी का मान निकालो। अगर आप किसी चीज का मान भी निकाल रहे हैं तो उसमें आपको तार्किक चरणों की जरूरत होती है। इसलिए गणित क्या है, एक तार्किक हमारा विज्ञान है, तार्किक इसको बोला जाता है। गणित यूनिवर्सल भी होता है, यानी उसका जो ज्ञान है वो यूनिवर्सल है। अब जैसे 2+2 मैं यहाँ पे कर रही हूँ, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर 2+2 करता है, किसी भी सवाल को हल करता है, तो उसका आंसर एक ही आएगा, सेम आंसर सभी को मिलेगा गणित को करने में। तो गणित ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में जाकर के गणित कुछ और हो जाएगा। गणित यूनिवर्सल होता है, हर जगह है, हर देश में एक सेम तरह से हम न्यूमेरिकल्स और न्यूमरल्स पढ़ते हैं। उसके अलावा गणित को प्रिसाइज और कंसाइज भी बोला गया है। तो ये वर्ड्स जो है ना, ये कई बार आपके पेपर में आते हैं। प्रिसाइज का मतलब क्या है, सटीकता। जैसे मैंने बोला 2+2 4, ये क्या है, प्रिसाइज है, बिल्कुल प्रिसाइजली आपको आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि अब इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो रही है। और कंसाइज का मतलब यहाँ क्या है, संक्षिप्तता यहाँ पाई जाती है। संक्षिप्तता का मतलब है कि जो बड़े से बड़े सवाल होते हैं उसको हम एक रूल में कंक्लूड कर सकते हैं गणित के अंदर। आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा रूल है, जैसे मैं बोलूं कि एक, जैसे मैंने एक एग्जांपल मान लो आपको दिया कि त्रिभुज ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर मैं इतना बड़ा लिख रही हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a+b+c भी लिख सकती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब आप देखो ये गणित कैसा है, कंसाइज है, कितना शॉर्ट मैंने चीजों को बोल दिया। या मैं बोलूँ a+b की होल स्क्वायर, तो ये क्या है, गणित कंसाइज की बात कर रहा है। गणित बहुत संक्षिप्त है, बड़ी बड़ी चीजों को संक्षिप्तता से हम यहाँ पे बताते हैं। और गणित अमूर्त होता है। याद रखिएगा कि गणित कैसा विषय है, गणित एक अमूर्त विषय होता है, गणित मूर्त विषय नहीं होता है। क्योंकि आप देखोगे, आप जो भी सवाल करते हैं, हम जो भी सॉल्यूशंस निकालते हैं, वो अमूर्तता होती है, और अमूर्तता से हम मूर्त की तरफ जाते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है। अब आपने एक एबीसी बनाया एंड मैं बोलूँ कि आप सी का मान निकालो जरा, ए का मान 60 है, बी का मान 60 है, तो सी का मान निकालो। तो यानी कि मैंने पहले एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों को बोला, आपने एब्स्ट्रैक्ट से उसको समझा, अमूर्तता से आपने समझा। फिर जब आप इसको हल करेंगे, इसको मूर्त कहा जाता है। जो हम प्रोसेस हल करते हैं वही प्रोसेस मूर्तता की ओर जाती है। इसीलिए गणित को क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। गणित एक अमूर्त विषय है। तो ये 7 पॉइंट में गणित के ज्ञान को बोला गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे, अब हम और कुछ नेचर के बारे में बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहला देखो क्या है, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन, मापतौल का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमने पढ़ लिया। गणित कैसा है, क्रमबद्ध है, संगठित है और यथार्थ होता है। गणित यथार्थ है, सच पे आधारित है। ऐसा नहीं कि झूठ हम लोग कुछ एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल रहा है। तो गणित का विज्ञान जो है वो एक क्रमबद्ध है, ठीक है। तीसरा आता है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप होता है। गणित क्या है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, हम कर चुके हैं ये।
तार्किक विचारों का विज्ञान है, ये भी हमने अभी पढ़ा। गणित आगमनात्मक और प्रायोगिक है, ये याद रखिएगा कि गणित कैसा होता है, इंडक्टिव होता है और प्रायोगिक होता है। हम गणित में हमेशा चरणों से होकर के गुजरते हैं, इसीलिए इसको प्रायोगिक और आगमनात्मक कहा गया। गणित के ज्ञान का आधार क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी इंद्रियां ही गणित का ज्ञान के जो आधार है वो मानते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर समान होते हैं, जिससे कि उनकी सत्यता या उनकी जो वेरिफिकेशन है वो हम कभी भी किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। इसी को यूनिवर्सल बोला जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक कहा जाता है। सार्वभौमिक का मतलब ही यही है कि जो सिद्धांत सूत्र हम पढ़ते हैं, जो नियम पढ़ते हैं, वो हर जगह पे समान है, कहीं भी किसी भी स्थान पे हम इनको हल कर सकते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में करते हैं, हमें पता है, क्योंकि गणित को विज्ञानों की रानी कहा जाता है, तो विज्ञान में भी ये शामिल है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। तो हमारी 3 जो योग्यताएं हैं एक बच्चे के अंदर, वो विकसित होती है गणित के अध्ययन से। आगमन तर्क कर पाता है, निगमन तरीके से पढ़ पाता है और जनरलाइजेशन कर पाता है, किसी भी सूत्र को निकालता है तो वो जनरलाइजेशन हो गया। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो ये 10 पॉइंट में गणित के नेचर को बताया गया है। इसके अलावा गणित के ज्ञान की बात हमने की, तो ये टॉपिक होता है अब कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक आता है गणित की भाषा कैसी होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर बने हैं गणित की भाषा से। तो गणित की भाषा के बारे में याद रखिएगा कि इसके अंदर 5 चीजें होती हैं। इसके अंदर कुछ हमारे टर्म्स होते हैं, कुछ हमारे कंसेप्ट्स होते हैं गणित में, कुछ फॉर्मूलाज हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और हमारे सिंबल्स होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, सिंबल्स है। जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल ये हो गया। अगर हमें गणित की भाषा को यूज करना है तो हम इन्हीं सिंबल्स को यूज करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, परसेंटेज का, डिवीजन का सिंबल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, गणित के चिन्ह हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब हमें अगर बताना है तो हम चिन्हों का यूज करते हैं। तो ये क्या है, गणित की भाषा होती है। गणित की भाषा में 5 चीजें होती हैं। हमारे कुछ टर्म्स होते हैं गणित में, ठीक है। उसके अलावा हमारे प्रत्यय होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे अलग अलग आपने देखा, किसी ने कोई कंसेप्ट दे दिया गणित में, या फिर रूल हम पढ़ते हैं बहुत सारे, तो रूल कंसेप्ट वही सब है। फॉर्मूला हो गया जैसे a+b की होल स्क्वायर, ये क्या है, गणित की भाषा है। प्रिंसिपल्स हो गए, जैसे जैसे आप देखोगे थ्योरम्स हैं हमारे, कुछ पाइथागोरस थ्योरम हो गया, बहुत सारे प्रिंसिपल्स गणित में हैं, बहुत है। तो ये सब क्या है, गणित की भाषा होती है। गणित की भाषा की एक विशेषता याद रखिएगा कि गणित की भाषा अंतरराष्ट्रीय है और गणित की भाषा सार्वभौमिक है। हर जगह पे हर जगह पे कोई भी व्यक्ति गणित सीख रहा है तो वो इन्हीं भाषा को यूज करता है, इन्हीं सिंबल्स को यूज करता है। यह क्रमबद्ध होती है, भाषा क्या है, क्रमबद्ध है और वैज्ञानिक है। ये संकेतात्मक होती है, चित्रात्मक होती है। मतलब इसको हम दिखा सकते हैं, इसको हम अगर जैसे मान लो मुझे कोई फॉर्मूला बताना है तो मैं उनको चित्रों में दिखा सकती हूँ, या मुझे कोई कंसेप्ट बताना है तो मैं उसको लिख के बता सकती हूँ। कोई भी त्रिभुज बना दिया और कुछ बताने लग गई। तो यानी कि गणित की जो भाषा है वो संकेतात्मक है, चित्रात्मक है, क्रमबद्ध है, वैज्ञानिक है और सार्वभौमिक है। अब गैलीलियो की एक डेफिनेशन है जो कि पेपर में आता है। गैलीलियो ने कहा कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। तो ये जो डेफिनेशन गणित के बारे में दी गई, ये गैलीलियो के बारे में दी गई और उन्होंने कहा कि गणित एक ऐसी भाषा है जिससे कि परमात्मा ने अपने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना उसमें की है। ठीक है, तो ये हो गया गणित की भाषा के बारे में। गणित की अपनी भाषा होती है, याद रखना, उसकी खुद, गणित की एक अपनी खुद की भाषा है और इसके उपकरण हैं, इसके संचालन के तरीके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि अगर हमें मान लो इस तरह से फ्रैक्शन सिखाना है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि अगर हमें 1/2, 1/3, 2/4 इस तरह से अगर हमें फ्रैक्शन वाले चीजें पढ़ानी है तो हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होता है। गणित को पढ़ाने का एक तरीका होता है, तो वो तरीका याद रखिएगा। सबसे पहले कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, पहला तरीका, यानी जो भी चीजें हैं उससे आप मूर्त वस्तुएं पहले उनको दिखाएंगे जो रियल है। जैसे मान लो मुझे फ्रैक्शन सिखाना है तो मैं एक रोटी लेके चली गई,
है ना, रोटी के टुकड़े कर दिए मैंने। तो ये क्या है, मैंने क्या किया, कंक्रीट चीज लेके गई। फिर मैं किसका यूज करूंगी, दूसरे नंबर पे भाषा का यूज करके गणित को बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं चित्र दिखाऊंगी। तीसरा स्टेप क्या होता है, चित्र दिखाना। और चौथे नंबर पे मैं उनको सीधा फिर रूल बताऊंगी, मैं उनको सिंबल बताऊंगी, जैसे 1/2, 1/3, ये क्या है, सिंबल है। तो गणित को सिखाने के ये क्रम है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट से सिखाएंगे, फिर लैंग्वेज को यूज करेंगे, फिर पिक्चर का यूज करेंगे, एंड देन हम अंत में चिन्हों या सिंबल्स का यूज करेंगे। इसको हम एक चीज के रूप में जानते हैं, ELPS अप्रोच के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना ELPS अप्रोच क्या होता है। E फॉर होता है एक्सपीरियंस दे देना, मतलब कि ठोस वस्तुओं के साथ पहले हम उनको अनुभव देंगे, E हो गया। फिर उसके बाद L फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज का यूज करेंगे यहाँ पे। तीसरे नंबर पे P फॉर पिक्चर, यानी कि चित्र द्वारा हम बताएंगे। और S फॉर क्या होता है, सिंबल, यानी कि प्रतीक के द्वारा, जो भी सिंबल्स हैं उनके द्वारा हम यूज करते हैं। तो इसको हम ELPS अप्रोच कहते हैं गणित को पढ़ाने में। और गणित के जो कंसेप्ट हम बनवाते हैं, जो बच्चों के अंदर अवधारणाएं बनती हैं, वो इसी प्रकार से हमें बनानी चाहिए। और गणित को पढ़ाने का इसी तरह का तरीका जो है वो होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब आता है NCF के अकॉर्डिंग गणित। NCF गणित के बारे में क्या कहता है। तो गाइज यहाँ से ना 3 से 4 अलग अलग क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो हर एक पॉइंट को यहाँ कवर कर दूंगी, ताकि NCF से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको सही करें। अच्छा, सबसे पहले याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि NCF के अकॉर्डिंग गणित को पढ़ाने का मेन गोल क्या होता है, एक तो आता है कि मेन गोल क्या होता है। ठीक है, मेन गोल आएगा तो याद रखना कि NCF के अनुसार छात्र व छात्राओं की सोच का क्या करना, गणितीयकरण करना, बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन करना गणित को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है अकॉर्डिंग टू NCF। मैथमेटाइजेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि जो भी गणित की भाषा है, जो कंसेप्ट्स है, उसको बच्चा भली भांति सीख पा रहा है और उसको वो यूज में ला पा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो गणित की भाषा या गणित में जो संचार है उसको कर पा रहा है ना, गणित की लैंग्वेज से वो बहुत वाकिफ है, वो उसको कर पा रहा है। तो सोच का गणितीयकरण करना मेन गोल होता है। उसके बाद NCF के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि नैरो एम क्या होते हैं और हाइयर एम क्या होते हैं। तो याद रखना, नैरो एम जो होते हैं, गणित के संकीर्ण उद्देश्य क्या होते हैं, संख्यात्मक कौशलों को विकसित करना। इसको बेसिकली हम प्राइमरी लेवल पे पहले करते हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों पे फोकस करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम बच्चों को डेसिमल्स, दशमलव का ज्ञान, परसेंटेज का ज्ञान या बेसिक मेजरमेंट का ज्ञान हम यहाँ पे बच्चों को देते हैं। ज्यादातर यहाँ कैलकुलेटिव चीजों का ज्ञान गणित में दिया जाता है। तो आप देखोगे प्राइमरी लेवल पे बहुत ज्यादा बच्चों को आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करवाया जाता है, बहुत ज्यादा उनको हम गणनात्मक चीजें या संख्यात्मक चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो न्यूमरेसी स्किल्स जो हैं प्राइमरी लेवल पे, वो गणित के किसके अंदर आएंगे, नैरो एम के अंदर आएंगे। अगर हम बात करें गणित के हाइयर एम, तो NCF कहता है कि हम गणित के हाइयर एम में अमूर्तता को विकसित करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्तता, जब बच्चा अमूर्त तरीके से सोचने लगता है, वहां पे उसके उच्च उद्देश्य आ जाते हैं। और अगर आपने पियाजे थ्योरी पढ़ा है तो ये भी आप देखोगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही ये चीज पॉसिबल हो पाती है। यानी कि जब बच्चा बड़े लेवल पे आता है तो हम उसको उच्च उद्देश्य फोकस करते हैं, यानी जहां पे वो प्रॉपरली फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, वो वहां पे समस्या समाधान अच्छे से कर पा रहा है, अच्छे से ह्यूरिस्टिक लगा रहा है, एस्टिमेशन लगा रहा है और पैटर्न का यूज कर रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। तो ये क्या है, गणित के हाइयर एम है जो हम बड़े लेवल पे फोकस यहाँ पे करते हैं। अच्छा, गणित में याद रखना कि NCF कहता है कि हम हमेशा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहता है कि गणित के संकीर्ण उद्देश्यों से उच्च उद्देश्यों की तरफ हमें जाना चाहिए। तो पहले संकीर्ण उद्देश्यों को फोकस करते हैं, जहां पे हम बेसिक न्यूमरेसी और जो कैलकुलेशंस हैं वो विकसित करेंगे, देन हम हायर एम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये है गणित NCF के अकॉर्डिंग क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे गणित को NCF ने कहा कि गणित को कैसा होना चाहिए। गणित को एम्बिशियस होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए और इम्पोर्टेंट होना चाहिए।
ये भी एनसीएफ ने बोला है। एनसीएफ कहता है कि मैथमेटिक्स टीचिंग शुड बी एम्बिशियस, कोहेरेंट एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। एम्बिशियस और कोहेरेंट का मतलब समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, और एनसीएफ क्यों कहता है कि भाई हमें गणित को एम्बिशियस बनाना चाहिए और कोहेरेंट पे फोकस करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे महत्वाकांक्षी का मतलब है कि जो उच्च लक्ष्य है, जो हायर एम है, उसकी प्राप्ति पे हमें फोकस करना चाहिए। तो गणित को कैसा होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ना केवल सीमित, बल्कि हमें उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ फोकस करना चाहिए। इसी को महत्वाकांक्षी कहा गया। एम्बिशियस मतलब कि जो हमारे एम है वो हायर होने चाहिए। सपोज आप अगर अपनी चीज को लेके एम्बिशियस है, अपने करियर को लेके, तो आपके जो गोल है वो भी क्या होंगे, हायर ही होंगे। इसी तरह गणित को क्या बोला गया, महत्वाकांक्षी बोला गया। फिर गणित को कैसा होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, यानी कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जहां पे आप क्या करें, ऐसी चीजें पढ़ाएं जो आप रिलेट करके पढ़ा सके, यानी कि जो भी आप पढ़ाएं वो लॉजिकल पढ़ाएं। ठीक है, तो गणित सुसंगत होनी चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े विभिन्न प्रणालियों व शिक्षा एक ऐसी क्षमता में ढल जाए जो माध्यमिक कक्षा में आने वाले विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में संबोधित कर सके। बेसिकली ये कहा गया कि जो आपने गणित प्राइमरी लेवल पे पढ़ा वो आगे चल के अपर प्राइमरी पे भी आपका काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्राइमरी में जो पढ़ा वो आपको आगे काम नहीं आएगा। तो गणित ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपने यहाँ मैथ्स पढ़ा है तो वो आप सामाजिक विज्ञान में भी यूज कर पाओ मैथ्स के कंसेप्ट, वो मैथ्स के कंसेप्ट आप साइंस में भी यूज कर रहे हैं। तो अगर मैंने मैथ्स पढ़ी है और अगर मैं अपनी डेली जिंदगी में मैथ्स को यूज करती हूँ या विज्ञान में यूज करती हूँ या एसएसटी पढ़ने में यूज करती हूँ, तो यानी कि जो गणित है वो कोहेरेंट है, लॉजिकल है। ठीक है, तो गणित जो है वो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए और इम्पोर्टेंट होना चाहिए। गणित को क्या बोला गया कि गणित ऐसा हो जो महत्वपूर्ण हो, हमें बच्चों को महत्वपूर्ण गणित सिखाना चाहिए। तो ये तीनों टर्म जो है ये एनसीएफ ने बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब देखो गणित में यहाँ पे एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या क्या है, तो इसको मैं फटाफट से बताऊंगी। पहला कि गणित को बच्चे आनंदपूर्ण सीखे, ये भी एनसीएफ ने बोला है। तो एनसीएफ ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। महत्वपूर्ण गणित सीखे, जैसे मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट मैथ्स को वो सीखेंगे, अनुभव को बांटेंगे, सार्थक समस्याएं हल करेंगे, लॉजिकल सीखेंगे, और सभी विद्यार्थी गणित सीखे। ठीक है, यहाँ पे है कि ऑल चिल्ड्रन शुड लर्न मैथ्स। ये एनसीएफ कहता है कि भाई सभी विद्यार्थियों को गणित सीखना चाहिए या वो सीखेंगे, ये सब एनसीएफ बोलता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है हमारा कम्युनिटी मैथ्स। कम्युनिटी मैथ्स क्या है, कम्युनिटी मैथ्स का मतलब सीधे ये होती है, ये मतलब है कि जो समाज का प्रत्येक वर्ग है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, जैसे दुकानदार है या कोई व्यापार में, लेन देन में, आप आसपास आप देखोगे जो लोग हैं हमारे कम्युनिटी में, समाज के जो प्रत्येक वर्ग हैं, उन लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो हमें उपयोग करते हैं गणित को सिखाने में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक दुकानदार द्वारा जो यूज किया जाता है, जो भी दुकानदार कैलकुलेशन यूज करता है उसको हम गणित में सिखा सकते हैं। तो ये क्या है, एक कम्युनिटी मैथमेटिक्स का हिस्सा है। तो यही है कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है और आय व्यय करता है, जिससे उसे किसी न किसी प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर एक कम्युनिटी में अगर कोई व्यक्ति गणित को यूज कर रहा है तो उसमें भी ज्ञान की जरूरत है। लेन देन में, व्यापार में, वाणिज्य में, हर जगह गणित हमारा काम आता है। समाज की उन्नति अगर हमें करनी है या अगर समाज को सही से परिचालन करना है, इकोनॉमिक्स, अगर हमें इकोनॉमी पे ध्यान देना है, तो वहां पे कम्युनिटी मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते, केवल इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि एक दुकानदार द्वारा जो जो डिफरेंट टाइप्स के जो केजीज बाट होते हैं उनको यूज किया जाता है, या एक बच्चा है वो अपने परिवार में अपने पिता से अगर जो यूज करना सीख रहा है लेन देन को, तो वो क्या है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है जो आप इजीली कर लेंगे, और यही कम्युनिटी मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को ज्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आता है गणित की संरचना कैसी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आइए बात करते हैं एक एक करके। अब ये जो 3 टर्म है यहां से बहुत क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं एक्सियम, थ्योरम, कंजंक्चर क्या होता है या पोस्टुलेट क्या होते हैं। सबसे पहले अभिग्रहित का मतलब क्या होता है, इसको हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना एक्सियम या फिर आपसे अगर
पोस्टुलेट्स करके कुछ क्वेश्चन आएगा, तो दोनों सेम है। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम इज अ स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू एंड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। क्या बोला गया यहाँ पे? सिंपल लिखा हुआ है कि अभिग्रहित ऐसे हमारे कथन होते हैं जिनको गणित में सत्य मान लिया जाता है और जिन्हें हमें प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। यानी कि पेपर में आएगा कि अगर विदाउट एनी प्रूफ अगर आपने किसी स्टेटमेंट को, किसी आपने यहाँ पे प्रस्तावों को सही मान लिया है तो उसको एक्सियम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाई है, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अगर मैंने बोला कि जो होल होता है वो उसके पार्ट से बड़ा होता है, मैं बोलूँ कि ये वाला ट्रायंगल, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है ये इस वाले ट्रायंगल से बड़ा है, तो अब ये क्या है? ये एक तरह का एक्सियम हो गया। इसको मुझे प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। या मैं बोलूँ कि एक बिंदु ए है या जो एक रेखा है उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ कि एक रेखा को आप कितना भी उसको आगे तक बढ़ा सकते हो, तो ये क्या है? ये भी एक एक्सियम है। अब आप देखोगे कि इसको प्रूफ किए बिना ही हमने सत्य मान लिया है, इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि एक रेखा को कितना भी बढ़ाया जा सकता है या फिर 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, अगर मैं ये बोलूँ कि 3 2 से बड़ा है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यही हमारे क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स, या इनको अभिग्रहित बोला जाता है। अब बात करते हैं थ्योरम क्या होते हैं। तो जो भी हमारे थ्योरम होते हैं, थ्योरम ऐसे स्टेटमेंट है जिसको लॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा प्रूफ किया जाता है। यानी कि एक्सियम के आधार पे हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, मैथ्स में बहुत फेमस है। तो ये क्या है? ये क्या है? थ्योरम है जिसको एक्सियम के आधार पर क्या किया गया है? प्रूफ किया गया है। जैसे मान लो एक एक्सियम होगा, एक्सियम ये है कि त्रिभुज में भुजाएं जो है वो 3 है। ठीक है, तो ये एक एक्सियम हो गया कि त्रिभुज की 3 भुजाएं, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, त्रिभुज की 3 भुजाएं। तो अब ये एक्सियम के आधार पर क्या बना? यहाँ पे थ्योरम बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि जो c है वो a और b दोनों के स्क्वायर से बड़ा होता है। ये जो थ्योरम है ये एक्सियम के आधार पर, ये स्वयं सिद्धों के आधार पर हम इसको क्या करते हैं? लॉजिकली प्रूफ करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे थ्योरम में लिखेंगे उसको हम लॉजिकल प्रूफ करते हैं, उसको हम लॉजिकली दिखाते हैं। तो थ्योरम क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक्सियम के आधार पे बनाए जाते हैं, उनको प्रूफ किया जाता है। अब आता है कंजंक्चर क्या होते हैं? अनुमान जिसको कहा जाता है। तो यह ऐसे कथन को संदर्भित करते हैं जिनको सत्य मान लिया जाता है, लेकिन इनकी जो साइंटिफिक कंफर्मेशन है वो ऐसे कथनों की हम नहीं देते हैं। तो कंजंक्चर बेसिकली वो है जिनको प्रूफ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये याद रखना है कि जिनके लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं? कंजंक्चर होते हैं। तो एक्सियम, थ्योरम, कंजंक्चर तीनों आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। गणित में प्रमुख शिक्षण सामग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सारी शिक्षण सामग्री को समझेंगे जहां जहां से आपके अभी तक क्वेश्चन बने हैं सीटेट में। तो यहाँ पर मैथमेटिकल, अगर हम इंस्ट्रक्शनल एड या फिर टीएलएम की बात करें तो सबसे पहला टीएलएम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाला जो टीएलएम है वो है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड देख सकते हो, ये लकड़ी का होता है। इस पे क्या होती है? कील होती है, या आप कील्स देख रहे हो। इन कील्स पे क्या किया जाता है कि या तो रबड़ बैंड की सहायता से या फिर धागे की सहायता से यहाँ पे अलग अलग तरह की 2D शेप को बनाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका यूज अगर मैं बोलूँ तो क्या है? छात्रों को ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान देने के लिए, 2D शेप्स को बताने के लिए यहाँ पे जियो बोर्ड का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। या फिर मैं यहाँ पे साइड्स बता सकती हूँ, एजेस का ज्ञान दे सकती हूँ कि भाई ये जो ट्रायंगल है इसमें कितने एजेस हैं, कितने शीर्ष हैं, कितनी भुजाएं हैं। तो साइड्स और एंगल्स और एजेस का ज्ञान देने के लिए, 2D शेप्स को सिखाने के लिए हम जियो बोर्ड को यूज में लाते हैं। फिर आता है टायलर अबैकस। अबैकस इसको कहा जाता है। अबैकस का यूज हम करते हैं सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट सिखाने के लिए। प्लेस वैल्यू टीच करना अगर हमें करना है तो हम अबैकस को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स दिया हुआ है, तो बहुत इजीली मैं वंस बता सकती हूँ कि वंस का मान कितना होता है, टेंस कितने होते हैं, हंड्रेड्स क्या है। इसके अलावा यहाँ पे जमा, घटा, गुणा, भाग, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बच्चों को
यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लिखा है, ठीक है, तो 3 जो है वंस है तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर यहाँ पे वंस टेंस में कुछ नहीं है तो नहीं लिखा मैंने। हंड्रेड्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे 8 है, 1000 एक है तो 1000 हो गया। तो यहाँ पे इजिली मैं बता सकती हूँ, और इनको मैं फिर प्लस करके या इनको मैं माइनस करवा के भी बता सकती हूँ, जो भी जैसे भी मुझे इनको प्लस माइनस सिखाना हो तो बहुत इजिली हम यहाँ पे प्लस माइनस सिखा सकते हैं अबेकस का यूज करके। तो इसका बेसिकली पढ़ाना क्या पढ़ाने में यूज करते हैं, प्लेस वैल्यू को, गुणा भाग जो है घटा, ये सब सिखाने में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है 10 ग्राम। ये क्या है, 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो शेप्स हैं कई बार 5 होती हैं, कई बार 7 होती हैं, आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 है इसमें टोटल, ठीक है। तो 10 ग्राम क्या है, ये चाइनीज पजल है। कहाँ का है, पहली बात याद रखना, इट इज अ चाइनीज पजल, पजल ऑफ चाइना के लोगों ने इसको निर्माण किया था। और क्या सिखाया जाता है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग या फिर जियोमेट्रिक रिलेशंस को बताने के लिए 10 ग्राम को यूज किया जाता है। 10 ग्राम में 5 से 7 पीसेज होते हैं, ठीक है, 5 से 7 पीसेज होते हैं, अलग अलग यहाँ पे आकृतियों के पीसेज होते हैं, और इनसे क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो 10 ग्राम देखने में स्क्वायर जैसा होता है, जिसमें अलग अलग विभिन्न आकृतियां आप देख सकते हो। इसका यूज करके हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिश बना दी, यहाँ पे कैट बना दिया, यहाँ पे एक बोट बना दी। तो ये जो 10 ग्राम है, इसको हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं विभिन्न विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां या स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने में। आकृतियों की समझ अगर हमें देनी है, स्थान की समझ देनी है, तो 10 ग्राम वहां पे बेस्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा कैजिनियर रॉड्स। ये पेपर में रिसेंट बड़ा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैजिनियर रॉड्स क्या होती है, ये रॉड एक तरह से रॉड होती है जिसका प्रयोग फ्रैक्शन को सिखाने में यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से रॉड्स होती हैं अलग अलग ये, और अगर मुझे फ्रैक्शन सिखाना है तो मैं ऐसे सिखा सकती हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे मुझे 2/3 सिखाना है तो मैं यहाँ पे 1 2 3 ये 3 हो गए और ये 1 2 हो गए। या फिर मुझे प्लस करके सिखाना है किसी चीज को, जैसे यहाँ पे 5/6 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5, ऐसे करके मैं क्या सिखा रही हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शंस को बहुत इजीली इन छड़ों का यूज करके हम फ्रैक्शन या फिर इसके अलावा हम यहाँ पे जोड़ घटा गुणा भाग भिन्न दशमलव अनुपात, ये सब हम यहाँ पे कैजिनियर रॉड्स का यूज करके सिखा सकते हैं। आपके पेपर में जो आया था वो फ्रैक्शन का आया था, तो याद रखना कि बेसिकली मेन यहाँ पे फ्रैक्शंस को सिखाया जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम अगले अपने टीएलएम की तरफ। नेक्स्ट टीएलएम है जियोजेब्रा। यहाँ से क्वेश्चन आपका सीटेट में ये आया हुआ था कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कौन सा टीएलएम उपयोगी नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से जियोजेब्रा उपयोगी नहीं होता है, बिकॉज जियोजेब्रा क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। आप ये देख सकते हो, ये कंप्यूटर की स्क्रीन जैसा लग रहा होगा। ये क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है, एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा या स्टैटिस्टिक्स अगर हमें सीखना है, हमें सांख्यिकी सीखनी है, हमें यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्राफ पे आकृति ज्योमेट्री वगैरह हम सीख रहे हैं, तो ये ज्योमेट्री के लिए जियोजेब्रा का यूज किया जाता है। और जियोजेब्रा जो है ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बिकॉज ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आते हैं बीड्स पे। बीड्स मतलब ये जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं, मोतियों का यूज करके क्या सिखा सकते हैं, नंबर 1 2 3 जितने नंबर मुझे बताने तो मैं बीड्स काउंट करवा सकती हूँ। पैटर्न सिखा सकते हैं बीड्स का यूज करके, अलग अलग मैंने पैटर्न यहाँ पे बना दिया। या फिर हम यहाँ पे फ्रैक्शन भी सिखा सकते हैं, जैसे सेम कलर के बीड्स यहाँ लगा दिए और फिर सेम कलर के बीड्स दूसरे में लगा दिए। तो इस तरह से फ्रैक्शंस को बहुत इजीली हम बीड्स का यूज करके सिखाते हैं। फिर आता है पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप्स भी कई बार पेपर में आपके आया है। ये ज्यादातर यूज करते हैं हम क्या सिखाने में, फ्रैक्शन सिखाने में, ठीक है। देखो यहाँ पे पेपर स्ट्रिप्स और जो हमने यहाँ पे रॉड्स पढ़ा था, कैजिनियर रॉड्स और पेपर स्ट्रिप्स बोथ आर वेरी सिमिलर, बट ये जो होता है ये थोड़ा सा आपका 3D में आता है ना, इस तरह से आपको रॉड्स मिल जाएंगे, 3D टाइप है ये थोड़ा। पेपर स्ट्रिप में आप पेपर दिखा रहे हो, सेम है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आप बेसिकली फ्रैक्शंस को बहुत इजीली सिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे पेपर स्ट्रिप का यूज करके फ्रैक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे इजीली सिखाया जाता है, ठीक है। नंबर लाइन पे हम कोई चीज सिखा सकते हैं, तो ये क्या है, पेपर स्ट्रिप्स है।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है डाइन्स ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया है। डाइन्स ब्लॉक को हम बेस 10 भी बोलते हैं और इसको हम अंकगणितीय ब्लॉक भी बोलते हैं। तो MAB अंकगणितीय, यहाँ पे मैथमेटिकल अर्थमेटिकल बेस भी बोला, ब्लॉक भी बोला जाता है, इसको बेस 10 भी बोला जाता है और इसको डाइन्स ब्लॉक्स बोला जाता है। सबसे ज्यादा डाइन्स ब्लॉक आता है। डाइन्स ब्लॉक बेसिकली देखो क्या है, ये लकड़ी का हो सकता है या तो प्लास्टिक का हो सकता है। ये देख सकते हो आप पिक्चर में, लकड़ी के भी होते हैं कई बार और ये प्लास्टिक के भी होते हैं। ये बेसिकली 4 प्रकार के आकारों में पाए जाते हैं। एक आकार तो ये हो गया रेड वाला, एक हो गया ब्लू वाला आकार ऐसे करके, एक होता है ऐसा 7 ये ग्रीन वाला और एक होता है येलो वाला। ये 4 आकारों में डाइन्स ब्लॉक्स पाए जाते हैं। इनका यूज हम स्थानीय मान को बताने में करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग स्थानीय मान बताने या फिर संख्याओं का जोड़ घटाव गिनती, ये सब हम यहाँ पे डाइन्स ब्लॉक का यूज करके सिखा सकते हैं। देखो गिनती सिखाना बहुत ईजी है यहाँ पे। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी सिखाना है तो मैं यहाँ पे गिनती 1 करके सिखा सकती हूँ या 3 10 सिखा सकती हूँ। तो ये सब है डाइन्स ब्लॉक का यूज करके हम सिखा सकते हैं। ठीक है, अब आपके पेपर में जिस तरह से ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा सही TLM। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं हम डेसिमल को सिखाने में। तो डेसिमल्स का कंसेप्ट अगर मुझे सिखाना है, मुझे अगर डेसिमल बताना है 0.25 या जो भी मुझे डेसिमल की जोड़ घटा जोड़ गुणा ये सब अगर मुझे बताना है तो मैं ग्राफ को बहुत इजीली यूज कर सकती हूँ। तो क्या हम सिखा सकते हैं, दशमलव के योग या गुणा को बताने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पेपर में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। तो दशमलव का योग और गुणा बताने के लिए ग्राफ पेपर। इसके अलावा एक और चीज में यूज करते हैं, जो भी सम आकृतियां हैं हमारी, जो 2D शेप्स हैं, तो ग्राफ पेपर पे क्षेत्रफल का हम बहुत इजीली क्षेत्रफल निकालना भी बता सकते हैं। जैसे मुझे सपोज किसी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का ज्ञान देने के लिए भी हम यहाँ पे ग्राफ को यूज करते हैं। इसके अलावा डेटा बताने के लिए ना, डाटा वगैरह हमें बताना है तो हम ग्राफ यूज कर लेते हैं। डॉट पेपर क्या होता है, डॉट पेपर इस तरह से होता है। डॉट पेपर में भी हम ज्योमेट्रिक जो भी शेप्स हैं, किसी भी तरह का शेप अगर मुझे बताना है तो मैं बच्चों को डॉट पेपर पे वो शेप बनाने के लिए दे सकती हूँ। तो डॉट पेपर में ज्योमेट्रिकल शेप बताई जा रही है ना। हम जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 4 प्रकार की शेप्स बता रहे हैं, तो ये डॉट पेपर है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे TLM क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम। ओके, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है संख्या और सांख्यांक में अंतर। और रीसेंट सीटेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आता है न्यूमेरल और नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझते हैं। नंबर आपको पता है, जैसे हम अलग अलग नंबर के नंबर जानते हैं, 1 है 2 है 3 है, ये क्या नंबर है। तो संख्या क्या है, एक अवधारणा है। और सांख्यांक जो होता है वो संख्या को लिखने का तरीका या प्रतीक होता है। जैसे अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 को लिखने का प्रतीक क्या होगा, 5 होगा। या मुझे 55 लिखना है तो 55 में आप देखोगे कि मैंने 5 और 5 2 नंबर, 55 है मेरे पास, 55 क्या एक नंबर है, ये एक नंबर हो गया। इसको लिखने के लिए मैंने 5 और 5 का यूज किया, तो यही न्यूमेरल होता है। तो सांख्यांक जो है वो संख्या को लिखने का एक तरीका या एक प्रतीक होता है। एक संख्या को हम अलग अलग सांख्यांक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो नंबर है, मुझे अगर मुझे मान लो 2 लिखना है तो 2 को तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ हिंदू अरबिक में, या मैं रोमन में कैसे लिखूंगी, 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को हम अलग अलग न्यूमेरल में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 को 3 को हिंदू अरबिक में भी लिखा और मैंने रोमन में भी लिखा। तो याद रखना, एक संख्या को विभिन्न सांख्यांक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सांख्यांक जो है वो संख्या लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया। जैसे ये न्यूमेरल है, 153 क्या है, एक न्यूमेरल है, इसी को न्यूमेरल कहा जाता है। 1 5 और 3 को मैंने 153 में बताया, तो ये न्यूमेरल है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं सीटेट में। तो देखो पहला होता है नॉमिनल नंबर। नॉमिनल मतलब जिनको हम नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनको हम नेम से जानते हैं। जैसे ये क्या है 150, जैसे बस नंबर हम देखते हैं वो क्या है, नॉमिनल है, जिसको नेम से जानते हैं।
ठीक है। कार्डिनल क्या होता है? जो बताता है क्वांटिटी, जो मात्रा को बताया वो कार्डिनल है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि ये 6 एग है, तो अंडे कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो ये कार्डिनल हो गया। ऑर्डिनल क्या होता है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस बताने में हम ऑर्डिनल नंबर को यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ रहे हैं तो वो ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल क्या होता है? जैसे 6, 5, 3, 2। नॉमिनल क्या होता है? जो हम जिसको हम नेम से जानते हैं। जैसे मैं बोलूं विराट कोहली की टी शर्ट पे 8 लिखा हुआ है, तो उसको हम नॉमिनल नंबर बोलते हैं। वहां पे हम मात्रा नहीं बता रहे, समझ रहे हो? वहां पे हम मात्रा नहीं बता रहे हैं। जैसे किसी का बर्थडे है, अब मेरा बर्थडे जिस दिन आ रहा है वो क्या है? नॉमिनल नंबर है, क्योंकि मैं उसको नाम से जान रही हूँ। 7, 8, 5, जिस भी दिन मेरा बर्थडे आता है, तो ये नॉमिनल नंबर हुआ जिसको नेम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं कोई क्वांटिटी नहीं बता रही। जब हम क्वांटिटी बताते हैं तो वो कार्डिनल है। तो 3 टाइप के नंबर होते हैं। आई होप कि ये शॉर्ट में आपको नंबर्स क्लियर हो गए होंगे, नॉमिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट कंसेप्ट पे, इसके बाद सेशन को एंड करेंगे। क्वेश्चन आता है आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मैपिंग शेप्स और पैटर्न से। ठीक है, तो याद रखना कि जो प्रतिचित्रण होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका प्रतिचित्रण से आता है, मैपिंग के बारे में आता है। प्रतिचित्रण को मैपिंग कहा जाता है। आकृतियां या फिर जो पैटर्न होते हैं या मैथमेटिकल जो हमारे प्ले होते हैं, वो हमारे गणित शिक्षण का सबसे अनिवार्य भाग है। यानी अगर आपके पेपर में यहाँ से कोई भी ये वर्ड्स आते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव है और हमेशा हमें बच्चों के अंदर मैपिंग को विकसित करना चाहिए। ठीक है, पैटर्न और गणितीय खेल जो है वो क्या हेल्प करते हैं? हमें सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। प्रतिचित्रण जो होता है, जिसको क्या कहा जाता है? प्रतिचित्रण को मैपिंग कहा जाता है। मैपिंग का यूज पूछा जाता है, मैपिंग क्यों जरूरी है? तो मैपिंग हमारे स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है। हमारी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी आकृति या जो स्थान है उसकी समझ को विकसित करने के लिए मैपिंग बहुत जरूरी है। यानी बच्चा किसी आकृति के बारे में जब देखता है, समझता है, उसी को प्रतिचित्रण कहा जाता है। पैटर्न और गणितीय खेल जो है वो किससे संबंधित होता है? जो भी पैटर्न और जो भी हम मैपिंग यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं वो हमारे मानसिक गणित का भाग है। कौन से गणित का भाग है? पैटर्न और गणितीय खेल मानसिक गणित, जो मेंटल मैथ्स हम जिसको बोलते हैं, तो मानसिक गणित से संबंधित होता है पैटर्न और गणितीय खेल, जो कि क्या हेल्प करते हैं? बच्चों की गणना करने में और परिकलन की शुद्धता, यानी कैलकुलेशंस बच्चे की बहुत अच्छी हो जाती है आगे चल के, और वो गणना करना वो अच्छे से गणना कर पाता है किसी भी चीज को। तो जो स्थानिक समझ है या जो प्रतिचित्रण है वो बच्चे की परिकलन और उसकी गणना में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, उसके स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देते हैं और सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं अभी कंप्लीट। आई होप कि आज की वीडियो में ये सारे अच्छे से आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम बाकी बचे हुए जो जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि वेन हिले की थ्योरी, रेमिडियल टीचिंग या फिर अदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, वो सभी हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, इसको प्लीज आप अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं जिनको भी जरूरत है वीडियो की। एंड इफ इन केस इफ यू वांट टू गिव मी एनी काइंड ऑफ फीडबैक देन फील फ्री टू गिव मी फीडबैक, जरूर दो। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो नोट्स के लिए। आफ्टर दिस पार्ट 2 मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।